साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की मृदाएं। हरियाणा की मृदाएं जब खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा के पर्वत कि हरियाणा में कौन कौन सी चोटियां हैं। शिवालिक जो हिमालय है हमारा, बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं, वो हरियाणा के किन किन जिलों से होकर गुजरता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं हरियाणा की मृदाओं के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारे एक हरियाणा के बहुत ही प्रख्यात भूगोलवेत्ता हैं डॉक्टर जसवीर जी। और डॉक्टर जसवीर जी के अकॉर्डिंग हरियाणा की जो मृदाएं हैं उनको 6 भागों में वो बांटते हैं। सबसे पहली जो मृदा है उसको वो नाम देते हैं अत्यंत हल्की मृदा। बहुत ही हल्की मृदा, यानी कि हल्की मृदा इसका मतलब ये है कि उसमें रेत वगैरह की मात्रा अधिक मिलेगी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। यह बालू का प्रधान दोमट मृदा भी इसको बोला जाता है। बालू का प्रधान दोमट मृदा। बालू का प्रधान का मतलब है इसमें बालू अधिक मिलेगा, इनकी रेता अधिक मिलेगा। और जो दोमट की बात करें, अगर हम दोमट शब्द को लें, दोमट शब्द जो है, दोमट में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है इसमें सिल्ट। सिल्ट किसको बोलते हैं? गाद को बोलते हैं, गारा को बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक तो मिलेगा आपको सिल्ट, एक मिलेगा बालू, बालू रेता, और इसमें मिलेगी मृतिका। तीसरा क्या मिलेगी? मृतिका। मृतिका भी एक तत्व होता है। मृतिका के बारे में अगर हम बात करें तो 2 माइक्रोन से भी छोटे जो कण होते हैं इनका व्यास होता है, यानी कि 2 माइक्रोन से भी छोटा जिन कणों का व्यास होता है अवसादी चट्टानों में, उसको मृतिका बोलते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान आप सभी जानते हैं। अवसादी चट्टानों के बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर जो मिट्टी बनती है या जो तत्व बनता है उसको हम मृतिका बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें चूने की मात्रा भी अधिक होती है और जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें कम होती है, क्योंकि रेता है ना, जो आप सभी जानते हैं कि रेता है, जल बहुत ही कम ग्रहण करता है। और यहाँ पे सूखा है, जो सूखे प्रदेश है हमारा जो दक्षिण एरिया है हरियाणा का, उसमें ये पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे सिरसा है, यहाँ सिरसा है, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़ वगैरह जो भी ये पट्टी है हमारे नीचे वाली, इसमें ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? अत्यंत हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है दोस्तों, और इसमें अधिकतर मोटे अनाजों की खेती की जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा और सरसों। आप सभी जानते हैं कि सरसों रेगिस्तान में ज्यादा होती है। सबसे अधिक भारत में राजस्थान ही सरसों का उत्पादन करता है। और ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, इन जिलों में ये पाई जाती है खास तौर पर। ठीक है, जहाँ पे अरावली पर्वत की जो माला है, ये यहाँ पे हमारे दक्षिण में जहाँ पे रेता है उसमें ये अत्यंत हल्की मिट्टी मिलती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वायु अपर्दन इसका होता है। वायु अपर्दन सबसे अधिक वायु अपर्दन अगर आपसे प्रश्न में पूछे तो किसका होता है? अत्यंत हल्की मिट्टी का सबसे अधिक वायु अपर्दन होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी अत्यंत हल्की मिट्टी। फिर बात करते हैं दूसरी हल्की मिट्टी को। ये अत्यंत हल्की मिट्टी थी, ये हल्की मिट्टी है। ठीक है, हल्की मृदा। हल्की मृदा को भी डॉक्टर जसवीर ने 2 भागों में बांटा है। एक तो है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा और दूसरी है बलुई दोमट मृदा। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा का क्या मतलब है कि इसमें बालू अधिक मिलेगा। ठीक है, दोमट मृदा में मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। क्या क्या होती है? सिल्ट होता है, बालू होता है और मृतिका होती है। इसमें क्या है कि इसमें बालू अधिक मिलता है, सिल्ट और मृतिका कम मिलती है। ठीक है, यानी कि ये इससे अत्यंत हल्की मिट्टी से मिलती जुलती ही मृदा है और ये इसी स्थान में पाई जाती है। यानी कि ये सिर्फ सिरसा में नहीं मिलती, बाकी जो दक्षिण के राज्य हैं इनमें ये पाई जाती है। खास करके भिवानी, हिसार, गुड़गांव, रेवाड़ी और झज्जर में पाई जाती है। सबसे मेन इससे जो प्रश्न बना है वो बना है कि इसको रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। रोसली मृदा भी इसको कहा जाता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये प्रश्न पहले आया हुआ है कि रोसली मृदा किसको कहा जाता है? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा को, यानी कि इसमें बालू अधिक मिलता है, गाद और मृतिका कम मिलती है। ठीक है, आगे बात करें। इसमें भी जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है और इसकी जो सिंचाई है वो टपकन विधि द्वारा की जाती है। आप याद रखेंगे किसके द्वारा की जाती है? टपकन विधि के द्वारा अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा की जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बलुई दोमट मृदा की। बलुई दोमट मृदा में क्या है? ये तीनों चीजें जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, गाद जिसको सिल्ट बोला जाता है, मृतिका और बालू, इनकी जो मात्रा है वो बराबर होती है, यानी कि समान अनुपात में होता है। इसमें इतना ही बालू होता है, इतनी ही मृतिका और इतना ही सिल्ट होता है। ठीक है,
इसकी अगर हम बात करें तो ये घग्गर नदी के पास के क्षेत्र में पाई जाती है और आप सभी जानते हैं कि घग्गर नदी यहाँ से होती है और खासकर इसका आपको एक ही स्थान याद रखना है, डबवाली में ये पाई जाती है। डबवाली सिरसा में है, सिरसा में पाई जाती है ये मिट्टी, ये डबवाली में। बस यही आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये घग्गर नदी के पास डबवाली में पाई जाती है। ये थी हल्की मिट्टी को अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा में और बलुई दोमट मृदा में बांटा गया है। बाकी इसमें कुछ आपने याद नहीं रखना, ठीक है। आगे है मध्यम मृदा। डॉक्टर जसवीर के अनुसार जो तीसरी हमारी मृदा है वो है मध्यम मृदा, और मध्यम मृदा को 3 भागों में फिर बांट दिया गया है, ठीक है। पहला भाग है मोटी दोमट मृदा, फिर है हल्की दोमट मृदा और फिर है दोमट मृदा। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये मोटी दोमट मृदा है, इसके कण मोटे हो जाते हैं, ठीक है, इसके कण मोटे मिलते हैं और ये नारायणगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पे? नारायणगढ़ में। और नारायणगढ़ कहाँ पे है? अंबाला में, मध्य अंबाला में और नारायणगढ़ में ये पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हल्की दोमट मृदा की बात करें तो ये फिरोजपुर झिरका में पाई जाती है। फिरोजपुर झिरका में ये नूह का एक कस्बा है, नूह जिले का एक कस्बा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो दोमट मृदा है। दोमट मृदा बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है और जहां भी चावल और गन्ना होता है वहां पे ये दोमट मृदा मिलती है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मध्य पूरा हरियाणा है और उत्तरी हरियाणा के विभाग कुछ हैं अंबाला तक, तो ये जो हमारा एरिया है इस एरिया में दोमट मृदा मिलती है। दोमट मृदा इसमें कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, हिसार के भी कुछ एरिए आते हैं, ठीक है। तो अगली हमारी जो मृदा है वो है सामान्यतः भारी मृदा। सामान्यतः भारी मृदा को हम खादर भी कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, खादर भी कहते हैं, ठीक है। ये उस एरिया में मिलती है जहाँ पे यमुना नदी बहती है, यानी यमुना नदी द्वारा जो बाढ़ के द्वारा मिट्टी लाई जाती है उससे जो भूमि के ऊपर नई परत बनती है उसको हम नवीन खादर कहते हैं, ठीक है। नवीन खादर। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, जिस मैदान पे वो फैल जाती है उसको हम नवीन खादर कहते हैं। और बाकी जो पुरानी वहां पे जो मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है। ये ऊंचे भाग हो चुके हैं, यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं जाता। ये खास तौर पर कहाँ मिलती है? आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पूर्वी एरिया है, पूर्वी सीमा है, यहाँ पे जैसे अम्बाला, यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, इनके जो पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये सामान्यतः भारी मृदा है और भारी मृदा के कारण यहाँ पे क्या है, पानी सोखने की जो इसकी शक्ति है वो कम हो जाती है और सूखने के बाद ये बहुत ही दुष्कर हो जाती है, यानी कि कठोर हो जाती है। तो इसमें हल चलाना सबसे कठिन हो जाता है, ठीक है। किसान द्वारा हल चलाना इस मृदा में इसकी कठोरता के कारण सबसे कठिन हो जाता है। ये बात भी आपसे पूछ सकता है कि हल चलाना किन मिट्टियों में, इन चारों को आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा हल चलाना या किस भूमि को जोतना मुश्किल है, वो है सामान्यतः भारी मृदा को, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारी जो पांचवी मृदा की। तो साथियों अगली हमारी मिट्टी है 5 नंबर पे जो है बहुत भारी मिट्टी। इसको बोलते हैं भारी व बहुत भारी मृदा। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी वहां पाई जाती है जहां पे हमारी मौसमी नदियां बाढ़ लेके आती है, यानी मौसमी नदियों के किनारे पे ये पाई जाती है। मुख्य मौसमी नदी कौन कौन है हरियाणा में? वो एक तो है घग्गर, ठीक है। घग्गर ऊपर से आती हुई वहां फतेहाबाद और सिरसा से आगे निकल जाती है, ठीक है। तो यानी कि फतेहाबाद में तो घग्गर आती है और थानेसर के पास जो मारकंडा है हमारा, मारकंडा मौसमी नदी बहती है। यानी कि फतेहाबाद और थानेसर में जो मिट्टी मिलती है वो भारी या बहुत भारी मिट्टी होती है और उसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है सोलर चीका। सोलर चीका मृदा, ठीक है। अकेला सोलर भी आ सकता है और सोलर चीका मृदा भी हो सकता है। इसमें चीका की मात्रा बहुत अधिक होती है। आपको ये याद रखना है कि सोलर चीका जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? फतेहाबाद और थानेसर में पाई जाती है, ठीक है। फतेहाबाद में घग्गर नदी बाढ़ लेके आती है और थानेसर में मारकंडा।
इसके बाद बात करते हैं, ये मिट्टी जगाधरी में भी पाई जाती है, और जो जगाधरी में जो ये मिट्टी पाई जाती है उसका नाम हो जाता है डाक्कर मिट्टी, डाक्कर मृदा। ठीक है, इसमें लौह अंश बहुत पाया जाता है, लौह युक्त मृदा होती है ये। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि मैंने आपको बताया बहुत भारी मृदा में क्या बताया कि फतेहाबाद और थानेसर में जो भारी मृदा मिलती है उसको सोलर चीका कहते हैं, और जो जगाधरी में भारी मृदा मिलती है उसको डाक्कर मृदा कहते हैं। उसमें लौह अंश की बहुत मात्रा होती है, ये लौह युक्त मृदा होती है। आगे बात कर लेते हैं, छठे नंबर की जो हमारी मृदा है उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें एक तो शिवालिक, गिरिपदीय और चट्टानी मृदा। शिवालिक आप सभी जानते हैं कि हमारी जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो उत्तर में है, उत्तर नॉर्थ में है, और किस किस राज्य में है, वहां पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, तो इसका मतलब शिवालिक मृदा यहीं पे पाई जाएगी। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है, पहली बात तो ये है कि 3 जिलों में पाई जाती है, PAY, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, उसके इसमें क्या होता है, इसमें शिवालिक की जो ये होती है, शिवालिक की मृदा होती है, इसमें कंकड़ ज्यादा पाई जाती है, कंकड़। ठीक है, कंकड़ और बलुआ पत्थर, इसमें आप याद रखें, कंकड़ और बलुआ पत्थर इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाती है ये, खास तौर पे ये नारायणगढ़ और कालका में पाई जाती है, नारायणगढ़ और कालका में पाई जाती है। कालका पंचकुला में है और नारायणगढ़ अंबाला में है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे, इसके बारे में बस यही। ठीक है, और शिवालिक के बाद जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, वो उस पट्टी को गिरिपादीय मैदान बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि गिरिपादीय जो मृदा है वो शिवालिक से थोड़ा नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, ये भी यही पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये कालका में पाई जाती है और नारायणगढ़ में। ठीक है, कालका नारायणगढ़ में पाई जाती है और जगाधरी में भी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, जगाधरी में। बस आपने क्या याद रखना है कि जगाधरी में इसको कंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंधी। जगाधरी में इस मृदा को क्या कहा जाता है, कंधी कहा जाता है। ठीक है, नारायणगढ़ और कालका में इसको घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घर। इस मृदा की जो स्थानीय नाम है वो क्या है, नारायणगढ़ और कालका में घर बोला जाता है, जगाधरी में कंधी बोला जाता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे और इसको आज से ही अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ कि गिरिपादीय जो मृदा है उसको नारायणगढ़ और कालका में घर का नाम से कहा जाता है, और जगाधरी में इसका नाम कंधी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, बस यही बातें हैं और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी बात, ये भी जो मृदा है गिरिपादीय मृदा, ये भी बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बहुत भारी मृदा में। मैं एक बात भूल गया कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी हल चलाना बहुत मुश्किल होता है, ये भी कठोर हो जाती है जमने के बाद, और कम उपजाऊ होती है। इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें सबसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग किस में होता है, बहुत भारी मृदा में होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये थी हमारी डॉक्टर जसवीर के अनुसार 6 प्रकार की मृदा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ और मृदाएं हैं और कुछ और टॉपिक, कुछ और मतलब इसके फैक्ट हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बार बार उनको HSSC प्रश्न पत्र में पूछ लेता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नंबर 1 पे, लाल चेस्टनट मृदा होती है। वो लाल चेस्टनट मृदा जो होती है उसमें ये नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, यानी कि जिस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो उसको लाल चेस्टनट मृदा कहते हैं, और ये खास तौर पर यमुनानगर में पाई जाती है। हरियाणा में सिर्फ यमुनानगर में ही ये मृदा पाई जाती है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा
कि लाल चेस्टनट मृदा कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है यमुनानगर। और ये इसमें किस किस तत्वों की कमी होती है, वो होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको पता है कि यमुना नदी भी बाढ़ लेके आती है और घग्गर नदी भी। ठीक है, जो इसके बाढ़ के मैदान हैं, यमुना व घग्गर के जो बाढ़ के मैदान हैं, वहां की जो मिट्टी है उसको कांप मिट्टी भी कहा जाता है, नंबर 2। ठीक है, लिखेंगे कांप मिट्टी। यमुना व घग्गर के बाढ़ के क्षेत्र को या मैदान को क्या कहा जाता है, वहां पे जो उन मैदानों में जो मृदा है उस मृदा को क्या कहा जाता है, कांप मृदा या कांप मिट्टी। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं लाल मृदा। ये लाल चेस्टनट थी, ये लाल मृदा है। लाल मृदा सिरसा और महेंद्रगढ़ में पाई जाती है, सिर्फ हरियाणा में सिरसा और महेंद्रगढ़ 2 जिलों में ही पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये यमुनानगर में पाई जाती है, ये सिरसा और महेंद्रगढ़ में पाई जाती है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे चेस्टनट है, यहाँ पे सिर्फ लाल मृदा है। ठीक है, और मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, उसमें आयरन के का कोई ऑक्साइड होता है, उसके कारण होता है। आगे है 4th नंबर की अगर मैं बात करूं, सबसे अधिक मृदा जो पाई जाती है वो बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। या हरियाणा के सबसे बड़े जो भूभाग पे है, सबसे ज्यादा अगर हम मृदा की बात करें तो सबसे अधिक मृदा बलुई दोमट मृदा पाई जाती है, जिसको रोसली भी कहते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अगले अगर मैं फैक्ट की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मृदा अवक्रमण क्या होता है। मृदा अवक्रमण को अक्सर बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये मृदा अपरदन है, जबकि ऐसा नहीं है। मृदा अवक्रमण होता है उर्वरकता में कमी, यानी किसी भूमि की जब वो उपजाऊ होती है और बार बार उसमें फसल या किसी और कारण से वो अनउपजाऊ हो जाती है या फसल कम देने लग जाती है, तो इस घटना को कहते हैं मृदा अवक्रमण। यानी कि मृदा अवक्रमण का अर्थ है भूमि की उर्वरकता में कमी आना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लवणता व क्षारीयता। जो लवणता व क्षारीयता से ग्रस्त भूमि है उसको रेह व कल्लर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या तो उसको रेह बोलते हैं, इसको कल्लर बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कल्लर पड़ा है। ठीक है, यानी कि उस पर वो नहीं होती। ये जो प्रक्रिया है, ये 32 जो हमारी लवणता से ग्रस्त भूमि है हरियाणा में, वो 32% है। ठीक है, और इसको लवणीय भूमि को सेम या लोनी भी कहा जाता है। सेम भी कह देते हैं, लोनी भी कह देते हैं। ठीक है, अब आप ये समझेंगे कि जो ये लवणता वाली भूमि है, इसकी जो प्रक्रिया है कैसे बनती है, कैसे इसके ऊपर लवण आ जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी सबसे मेन इसका जो कारण है वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है कि जो भूमि के नीचे पोषक तत्व होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब के जरिए ऊपर आ जाते हैं। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, ये साइंस का कंसेप्ट है। कैपिलरी ट्यूब होती है कि एक ऐसी नली, यानी कि मिट्टी में बारिश के बाद अपने आप एक ऐसी नली बन जाती है जिसका व्यास बहुत ही कम होता है। और यानी कि जितना उसका व्यास कम होगा, अगर मान लीजिए कि माइक्रोमीटर में उसका व्यास है, तो अगर वो 5 फुट की नली भी होगी, अगर उसका हम सीधा इधर पानी में डुबो देंगे तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसको साइंस में अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, जैसे हम पीछे दीवे जो लगाते थे, यानी कि दीवे की जो बत्ती है उसको नीचे तेल में डुबो देते थे, मिट्टी का तेल होता था, ऊपर वो अपने आप चढ़ती रहती थी, यानी अपने आप ऊपर आग बलती रहती थी। उसमें उसमें बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब होती थी, उस जो बत्ती होती है उसमें। तो ये है, उसके कारण क्या होता है कि नीचे का पानी ऊपर आ जाता है और उसमें पोषक तत्व भी होते हैं। तो वाष्पीकरण द्वारा पानी तो उड़ जाता है, लेकिन जो लवण होता है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, श्वेत द्रवों के रूप में, यानी कि सफेद सी भूमि पड़ती है, उसको लवणता बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मृदा अपरदन को। तो आप सभी जानते हैं, इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु, या इसको और क्या कहा जाता है, कई नाम है इसके, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है इसको, या निर्दयी मृत्यु भी कहा जाता है इसको, मृदा अपरदन को। ठीक है, कुछ और बातें रहती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेमग्रस्त व लवणीय भूमि उपचार के लिए हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। कौन सा चलाया था, ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट। ये 1994 में चलाया गया था। इस सन को आप याद रखेंगे,
यानी कि जो हमारी हरियाणा में भूमि है सेमग्रस्त और लवणता वाली जो भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट और ये 1994 में चलाया गया। इसको भी आप खूब भी याद रखेंगे। आगे केंद्रीय लवणता भूमि, ये मृदा लिखेंगे अपन यहाँ पे। केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान है जो वो करनाल में है और उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान की, और ये करनाल में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरियाणा भूमि संरक्षण जो कार्यक्रम है, यानी कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया और हरियाणा को 5 भागों में बांट दिया, 5 मंडलों में बांट दिया। ठीक है, और उन 5 मंडलों का एक अधिकारी होता था, उस अधिकारी को बोलते हैं मंडल भूमि संरक्षण अधिकारी। ठीक है, ये 5 मंडल कौन से थे? 5 मंडल थे। 5 मंडल कौन कौन से थे? एक तो था अंबाला, करनाल, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव। आपको पूछ सकता है कि भूमि के अनुसार, यानी कि भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया था? ये 5 में बांटा गया है। ठीक है, 5 आपके हैं, अंबाला, करनाल, रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम। ठीक है, और इनका जो एक अधिकारी होता था वो था मंडल भूमि संरक्षण अधिकारी। कौन सा होता था? मंडल संरक्षण भूमि अधिकारी। ठीक है, मंडल भूमि संरक्षण अधिकारी होता था। और उसके बाद फिर एक मंडल को 4 उपमंडलों में बांटा जाता था। कितने में बांटा जाता था? 4 उपमंडलों में बांटा गया है। ठीक है, 4 उपमंडलों में बांटा जाता था। एक मंडल को 4 उपमंडलों में बांटा गया है और इसका भी एक अधिकारी होता था। इसका अधिकारी होता था सह भूमि संरक्षण अधिकारी। ठीक है, उसको आपको याद नहीं रखना। तो ये हमारी बातें थी हरियाणा के मृदाओं के बारे में। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि आज तक एसएससी ने इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा है और इससे बाहर किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा। हालांकि वो बात अलग है, अगर आप एचसीएस का निकालना चाह रहे हैं उसमें कुछ बातें और जुड़ जाती है। बाकी एचएससी के बहुत सारे जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उनके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप समझ पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।